सो प्लान योर एग्जीक्यूशन एंड देन एग्जीक्यूट योर प्लान। इसी थॉट के साथ मैं अभिषेक लेके आया हूँ एक नया पॉडकास्ट आपके साथ, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ, जो कि हैं डॉक्टर मिलिंद वाकनकर सर एंड डॉक्टर मधुरा वाकनकर मैम, जो 35 ईयर से आप जैसे बच्चों को ही ट्रेन कर रहे हैं और आज हमारे गेस्ट बन के यहाँ पे आए हैं और आपको ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आने वाले 15 दिन प्लान करने हैं सो दैट द एग्जीक्यूशन गेट्स परफेक्ट ऑन द डी डे। सो वेलकम वाकनकर सर एंड वाकनकर मैम। अभी सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं, बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, तो इसमें इस वक्त पे इन 15 दिन को किस तरह से प्लान किया जाए सो दैट ऑन द डी डे दे आर नॉट प्रेशराइज्ड, दे आर नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड। सो उसके लिए अभी रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इस समय पे बच्चों को क्या एग्जैक्टली करना चाहिए? Thanks for calling us for this podcast. I would like to say that students are facing their major exam for the first time in their life. So there is always going to be pressure on them. Okay, you can say खुद का एक प्रेशर होगा, पीयर प्रेशर होगा, माँ बाप का प्रेशर हो सकता है. So they are already under tremendous pressure. So first of all they have to believe themselves कि मैंने अगर साल भर पूरी पढ़ाई कर ली है तो मुझे कुछ तो आ रहा है. So presently all the things that you said are equally important. पूरा का पूरा सिलेबस तो मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दिन ही बचे कम है और सब्जेक्ट्स भी है. तो अगर देखा जाए तो जो मुझे आ रहा है वो तो आपको आ रहा है, तो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. लेकिन हर एक सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि मैं इससे डरता हूँ, वो चाहे लैंग्वेजेस हो, मैथ साइंस हो, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए उनके मन में डर होता ही है. तो दे शुड फोकस दोज एरियाज. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स ऑल्सो. और वो आप अपना एक टाइम टेबल बना के चलो. अब कोई बोल सकता है कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई बोलेगा नहीं एक दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, इट डिपेंड्स. लेकिन आपको जिसका डर है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, उसके लिए ज्यादा टाइम दे दो. दैट इज व्हाट आई विल से. रिगार्डिंग राइटिंग द पेपर्स, समटाइम्स यस, बट आई विल से दैट कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ आप उतने ही क्वेश्चंस लिखो, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू. मीन्स आप कितने भी पेपर, अगर आपके पास 5 या 6 पेपर्स आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो फोकस ऑन जो चैप्टर्स आपको नहीं आते या डिफिकल्ट लगते हैं उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व, ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे. क्योंकि आपको अभी इतने पेपर्स लिख रहे जितना वक्त ही नहीं है आपके पास है. तो इट इज बेटर दैट यू फोकस ऑन ओनली दोज एरियाज जहां पे आपको डर है. तो आप डर के मत जाओ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैं एग्जाम हॉल में जाते समय मैं डर के जा रहा हूँ. वो डर बंद करो. वो डर बंद करने का तरीका यही होगा क्या, आपको जो लग रहा है वो चाहे लैंग्वेजेस हो, मैथ साइंस हो या सोशल स्टडीज हो, तो आप वो सारे जो क्वेश्चंस है वो ढंग से करके जाओ. आपके टीचर्स होंगे, आप उनसे बात कर लो, उनसे सवाल जवाब कर लो, तो इट विल बी इजियर फॉर यू. मैम एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन द सेम? व्हाट सर सेड कि जहाँ डर लग रहा है वो करो. मैं कहूँगी कि अभी बच्चे घर में हैं, स्कूल्स नहीं हैं, तो दिन की शुरुआत वो टॉपिक से करो जिसका मुझे डर है. इट इज़ एप्टली सेड ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट. जिसका डर है वो पहले करो. तो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिविजन, वन पेपर सॉल्विंग, एंड एज ही सेड फोकस अपॉन दोज एरियाज और दोज लेसन्स जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स तो जाएंगे. जैसे कि मान के चलो मेरा ग्रामर वीक है, बी इट एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, solve those questions from 10 papers. If I find lesson heat is difficult, calorimetry is difficult, let me solve all problems, all questions from that particular lesson, and rest of the things can be solved orally by them. So automatically confidence बढ़ता जाएगा कि मुझे नहीं आ रहा था लेकिन ये बहुत easy है, मैंने तो 10 पेपर से ये सारे questions complete करे. ये एक है. दूसरी चीज़, स्कूल में जाइए, क्लासेस में जाइए, डाउट्स पूछिए. ऐसा नहीं मैं घर पे ही पढ़ रहा हूँ, मैं घर पे ही पढ़ रहा हूँ करके हम घर पे ही बैठ जाते हैं. एंड योर डाउट्स रिमेन विथ यू. सो एटलीस्ट 1 hour, 1.5 hour devote for such thing
that I have to go to the class or school and get my doubt cleared. और एक चीज़ ये 15 दिनों में मुझे लगती है सब बच्चों ने करनी चाहिए. From day one, they are writing many small tests even. School unit test, classes weekly test, school semester, class semester, 2-2, 3-3 prelims. हम सिर्फ पेपर लिखते हैं, फाइलिंग भी करते हैं. लेकिन मुझे याद है क्या, मैंने जो पहला पेपर लिखा था इन द मंथ ऑफ मे, तब मैंने ये गलतियाँ की थी. सो आई वॉन्ट टू गो बैक, आई शुड गो बैक रादर एंड चेक माई ऑल मिस्टेक्स. मुझे अभी वो चीज़ें आ रही है क्या, या वही मिस्टेक वैसी ही है, और बोर्ड में जाने के बाद अरे ये मैंने ना मिस्टेक पहले पेपर में की थी लेकिन मुझे अभी भी नहीं आ रही. सो go and check all the answer papers written by you. One more thing I would like to add to this. In the last month almost, or 1.5 month, after say the school prelim gets over, students don't write at all. So हर दिन कम से कम you can make 3 sessions. मैं शायद सुबह 1 घंटा लिखूंगा. It can be anything. So the subject is not important. मैं 1 घंटा सुबह भी लिखूंगा, दोपहर में भी शायद 1 घंटा लिखूंगा, शाम में भी लिखूंगा. क्योंकि बच्चे लिखते ही नहीं है एंड दे डायरेक्टली गो फॉर दी फर्स्ट पेपर. वहां पे उनको बहुत तकलीफ होती है. सो दे नीड टू राइट एवरी डे. एंड ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एवरीबडी टेल्स देम के जो भी पेन आप यूज करने वाले हो वो उसी दिन से यूज करना चालू करो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइटिंग एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. I mean, it can be anything. In case of your languages, you solve some grammar questions. Math, science, you have a lot of questions. So लिखना बहुत जरूरी है हर दिन. वो लिखना बंद होता है. Almost for more than a month, they don't write. So don't do that. तो अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि जैसे आपने बहुत सही जगह पे आपने कहा कि जो उनको डिफ़िकल्ट लगता है, आई थिंक वही सब चीज़ें उनको आज की डेट में करनी चाहिए. बट कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि यार अगर मैंने उस चीज़ पे फोकस किया और वो मुझे 15 दिन में तब भी नहीं हो रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है. मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. एक अच्छा स्टूडेंट डेफिनेटली उन चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश भी करेगा. अगर एक एवरेज स्टूडेंट है या लेट्स से अ बिलो एवरेज स्टूडेंट इज़ देयर और वो उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे पहले ही हार मान चुका है आज से 2 महीने पहले ही कि भाई मैं जाने देता हूँ, ये चीज़ रहने देता हूँ, तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या उन्हें उन टॉपिक्स पे जाना चाहिए या रैदर गो विद दोज टॉपिक्स नाउ जो तुम्हें ईजी और थोड़े मीडियम लगते हैं, जो मैं तुम्हें पता है कि दोज आर स्कोरिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज किड्स हु आर गेटिंग राइट नाउ 50%, 60% और 70% मार्क्स. तो टू अचीव 10% मोर, what exactly the strategy for them should be? See, they are already aware of how much they are getting presently. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे पेपर का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है. सो वेदर इट इज़ एसएससी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई, मुझे पेपर पैटर्न पता होता है. ये तो सारे साल सारे टीचर्स उनको बोलते रहते हैं कि कौन से टॉपिक पे या ग्रुप ऑफ टॉपिक्स पे आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में. तो उस तरह से अगर जाएंगे तो दैट विल हेल्प देम अ लॉट. हर एक पेपर के लिए उनका एक स्ट्रैटेजी अपना होना ही चाहिए. और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर डिफिकल्ट ही होता है जैसे हम लोग बोलते हैं. तो ऑन एन एवरेज 60 to 65% पेपर बहुत इजी होता है. कई बार ऐसा होता है कि मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, अगर मैंने शायद ध्यान दिया तो मुझे पता चला ये तो बहुत ईजी था करके. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मुझे मार्क्स बढ़ाने के लिए पेपर पैटर्न पता होना चाहिए. हाँ, ऑफ कोर्स उसकी थोड़ी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी. इट विल नॉट शैटर योर कॉन्फिडेंस कि अरे मैं इतना करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसमें से क्या करना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए. तो उसके लिए पेपर पैटर्न जरूरी है जो आपको आपकी स्कूल टीचर, क्लास टीचर भी बोल सकती है. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फोकस ऑन दोज एरियाज. आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से जाओगे, दैट विल मेक योर स्ट्रैटेजी मोर गुड and you can definitely score better. मतलब इसमें टीचर का गाइडेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर जगह पे. तो अगर इसमें थोड़ा मैं बाइफरकेट करवाऊँ आपसे कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसमें. एज सर राइटली सेड कि फॉर्मेट एंड पेपर पैटर्न. एवरेज स्टूडेंट के लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है. कभी ऐसे देखा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट को बड़े आंसर्स लिखने को नहीं आते और अच्छे नहीं लगते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन माइट बी, या डर है इतना बड़ा मैं लिख पाऊँ. तो
टीचर का इधर जो गाइडेंस है, या टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, कि जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को लास्ट महीने में उसको बोलना है कि भाई तू इतना ही कर, you can certainly get 50 marks, 60 marks. It depends upon each and every paper. Okay, such children should not attempt for outside the textbook questions, but they should attempt for all questions which are there from the textbook. And if at all a particular lesson is difficult for them, they must be aware of the weightage of every chapter, and that is the role of the teacher. कि मेरे सामने एवरेज बच्चा है तो हमें उनको क्या देना है या स्कोर उसका कैसे बढ़ाना है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एवरी सब्जेक्ट। इंटेलिजेंट बच्चा है तो जैसे हम बोलते हैं मुझे तो 100 on 100 चाहिए, तो मुझे तो सारी चीज़ें करनी, लेकिन उसके लिए भी टेक्निक है क्या करना है, एंड दैट टेक्निक इज सर्टनली बेस्ड अपॉन द पेपर पैटर्न इटसेल्फ. So for every subject there will be a different strategy, probably which we cannot discuss here. Of course. But it's the role of the teacher is very important. टीचर सब सिर्फ पढ़ा रही है और उस टीचर को खुद को ही पैटर्न पता नहीं है तो नहीं चलेगा. तो इसमें बच्चों को यही एक रिक्वेस्ट की जा सकती है कि प्लीज़, और पेरेंट्स को भी, कि जो पेरेंट्स बोल देते हैं कि अरे अभी बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैठ और पढ़ाई कर, घर पे ही बैठ, घर पे ही कर, जो करना है मेरे से पूछ ले या कुछ भी है. बट उनको कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि प्लीज़ गो टू योर टीचर्स एंड आस्क योर डाउट्स, गो टू देम. तो अगर मैं इसी में ही आपसे आगे पूछूं कि 15 डेज़ जैसे आपने बोला कि दिन का प्लान करना है, सुबह ये करना है, शाम में ये करना है, इतने पेपर देने हैं, तो अगर मैं 15 डे प्लानर आपसे मांगूं कि हर दिन का ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे ये करना है, जस्ट एक टाइम टेबल, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करेंगी मैम कि किस तरह का वो प्लानर होना चाहिए? पहली चीज़, सारी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती है, एसएससी, सीबी, आईसी, इट इज़ एट अराउंड 10:30 to 11 o'clock. ओके, सो बच्चे को घर से बाहर 9, 9:30 बजे तो निकलना ही है. उसके पहले उसको 1 घंटा खुद की तैयारी के लिए लगना है. तो 8 o'clock ही हैज़ टू स्टार्ट, ओके, प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ दैट आई हैव टू गो टू द एग्ज़ाम हॉल. उसके पहले उसको थोड़ी सी रिविजन शायद करनी है, उसके पहले उसको उठना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन शुड स्लीप एट 10:30. ज़्यादा से ज़्यादा 11, वो भी नहीं मैं बोलूँगी, 10:30 दे शुड स्लीप. सो दे हैव टू फॉलो प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक, ताकि 10:30 बच्चा सोता है, 6 o'clock उठता है, ही हैज़ गॉट एम्पल ऑफ स्लीप, तो वो फ्रेश होके एग्ज़ाम हॉल में जाएगा. सो ये लास्ट 15 दिन यही आपको टाइम टेबल, 10:30 सो जाओ, 6 o'clock को उठो. अभी 6 o'clock आप जब उठते हो, अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, वी हैव गॉट 15 days, तो उसके बाद एक 7:30 यू स्टार्ट स्टडी. नाउ यू कैन डिवाइड योर एंटायर डे लाइक प्रिपरेशन ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट or that difficult topic, writing one paper somewhere at around 11 o'clock. Means यही टाइम पे मुझे बोर्ड में एग्ज़ाम लिखनी है, एसी नहीं लगाना है, टेबल कुर्सी पे ही बैठ के पेपर लिखना है, ओके, बेड पे बैठना नहीं है. तो वही माहौल हम घर पे क्रिएट कर सकते हैं. सो 11 to 2 यू राइट द पेपर, यू टेक रेस्ट, अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट डेज पेपर. Again take a break. So 2 hours of study, take a break of half an hour, go out, घूम के आ जाइए, साइकिल, लेकिन फुटबॉल मत खेलिए. शायद ये दिनों में कुछ फ्रैक्चर होता है, गिर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होगी. चल के आइए, घूम के आइए. अगेन रात को थोड़ा पढ़ाई करो, खाना खाओ, थोड़ा पढ़ो, बट 10:30 यू शुड बी गोइंग फॉर स्लीपिंग. सर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? कि ओनली थिंग इज दैट माँ बाप का इंटरफियरेंस जो है शुड बी इन द पॉजिटिव वे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. और कई बार बच्चा, मुझे आज यहाँ का खाना है, वहाँ का खाना है, तो खाने पे थोड़ा कंट्रोल इन दिनों में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक इवन फॉर अ डे. उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, और इन दिनों में बच्चों में बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी है. तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने में माँ बाप की बहुत ज़रूरत होगी, उनका रोल बहुत अहम है. तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि पेरेंटल गाइडेंस इस टाइम पे सर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, इवन इफ़ वो एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, लेकिन अब उसके सामने एग्ज़ाम में तो उसे पता है कि अब मुझे पढ़ना है,
तो देर इज़ ऑलरेडी अ स्ट्रेस, अ प्रेशर विच ही हैज़ क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ, बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ प्रेशर ऑफ टीचर्स, प्रेशर ऑफ पेरेंट्स कि अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अरे ये कर ले, नहीं ऐसा कर लेगा तो इतना हो जाएगा, अरे कम से कम भाई 60% ले आई हो, मैं तुझे ये दे दूंगा वो दे दूंगा. तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो पेरेंट्स इस टाइम पे कर रहे हैं. तो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्हें उनके बच्चे को बल्कि मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए वो? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. मतलब 10वीं में अगर मार्क्स कम मिल गए तो सुसाइड बिसाइड ऐसा कोई नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन स्टेपिंग स्टोन. जिंदगी में कई एग्जाम्स उनको देनी होती है. तो ये तो होता है कि अगर मार्क्स कम मिल गए तो आपको ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट. दैट इज क्वाइट करेक्ट. लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता है, या 10वीं में मार्क्स कम मिलने के बाद जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स हैव टू एक्सेप्ट देयर चाइल्ड एज ही और शी इज. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली के बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लास्ट के 10-15 दिन, एक महीना माँ बाप, मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स छुट्टियां लेते हैं. तो उन छुट्टियों की वजह से बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार क्यों मेरी मम्मी ने छुट्टी ली, मेरे सर पे बैठ गए, मेरे सर पे बैठ गई. तो ये ज्यादा होता है. और फिर बच्चा बोलता है मैंने थोड़ी बोला था आपको छुट्टियां ले लो करके. तो उनका टेंशन बढ़ाओ मत. व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व और मॉनिटर इज बच्चा सही टाइम पे सो रहा है, खा रहा है या नहीं खा रहा है. कई बार अगर आप विजिलेंट हो तो आपको पता है कि मेरे बच्चे को ये सब्जेक्ट में यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप बच्चों को वो दो. उनको सारी बुक्स, नोटबुक्स, बच्चा इन दिनों में इतना स्ट्रेस है, वो कहीं पे भी कुछ भी रख रहा है, उसको अपनी कुछ भी चीजें नहीं मिल रही है सही, तो उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो. या अगर आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हो तो पॉजिटिव वे में हेल्प करो. डोंट क्रिटिसाइज देम. उनको टॉन्टिंग मत करो कि पूरे साल तो कुछ नहीं किया, अभी क्या करोगे. वो वाली चीजें बहुत होती है और स्ट्रेस बढ़ता है. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर कि घर का माहौल ढंग का रहे. वो बहुत अहम है. और बच्चे को लगना चाहिए कि मम्मी सचमुच जो आज छुट्टी लेके बैठी है वो मेरा भला ही कर रही है. यस, मुझे फायदा हो रहा है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. अनदर थिंग दैट इज सीन दैट देयर इज ऑलवेज, आई मीन दिस इज ह्यूमन नेचर, कंपैरिजन बहुत होती है. तो फिर सारी माएँ मेरे बेटे के दोस्त को फोन करती है, तेरे कितने पेपर्स लिख के हुए, तू कितना घंटा पढ़ रहा है, तू कितना घंटा सोया. तो सोने की कंपैरिजन मत करो यार. किसी को 2 घंटे भी सोना शायद ठीक होगा, मोर देन इनफ होगा, लेकिन सबके लिए नहीं होता है. एंड दैट इज नॉट इवन करेक्ट ऑल्सो एक्चुअली स्पीक. तो ये कंपैरिजन पहले बंद कर दो, तब जाके आपको परफॉर्मेंस मिलेगा. एंड पूरी लाइफ पढ़िए, जैसे मैंने पहले ही कहा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो प्लीज ये ध्यान में रखो, 1-2 मार्क्स कम मिलेंगे तो चलने वाला है, उससे कोई जिंदगी रुकती नहीं है किसी से. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो मे बी अ फिलोसॉफिकल, बट लेकिन ये बहुत अहम है. नहीं, उसमें इनफैक्ट हमारे बिल्कुल बगल में ही एक फीमेल फैकल्टी भी बैठी, एक माँ बैठी हैं. तो मैं ये मैम आपसे सबसे ज़्यादा जानना चाहूँगा, बिकॉज शायद आप मम्मी से ज़्यादा रिलेट कर पाए. वाई वी आर टॉकिंग मोर अबाउट मम्मीज इज़ बिकॉज मम्मी ज़्यादा वरीड होती ही हैं, ये नो डाउट है. और मम्मी को ज़्यादा सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं इतने साल से, उनके लिए स्टूडेंट्स आर क्लोजर टू मम्मीज. यस, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों मम्मी के ज़्यादा क्लोज होते हैं. और इस टाइम पीरियड में आखिरी 15 दिन में तो स्पेसिफिकली पापा तो बोल देंगे अब मेरे को पता जो कर रहा है वो बस करते रहे, बट मम्मी विल ऑलवेज बी सिटिंग बिसाइड यू, शी विल बी प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, डूइंग एवरीथिंग फॉर यू. तो आपके नज़र में आपकी क्या ऐसी एडवाइस रहेगी उनके लिए, चाहे वो पापा हैं चाहे मम्मी हैं, लेकिन क्या ऐसा एडवाइस करेंगे आपकी जहाँ पे बच्चे को स्ट्रेस ना आए? पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना. जैसे अभी 15 डेज है काउंटडाउन, तो मम्मी ऐसे कहेगी, देख बेटा अभी सिर्फ 8 दिन, कितना हुआ. सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. या जब एज अ मदर हमें पता चलता है कि मेरा बच्चा स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीछे है, तो अभी तो तेरा कुछ होगा नहीं इस पे, सच नेगेटिव कमेंट्स शुड बी अवॉइडेड. रादर कहाँ तकलीफ हो रही है, हम मिलके करते हैं. ये वर्ड हम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है.
तूने क्या किया, तूने इतना क्या किया, ये सब्जेक्ट में क्या किया, फिर इतना भी नहीं आ रहा, तूने, तू, ये अवॉइड करो. द एग्जाम इज ऑफ द एंटायर फैमिली एज गुड एज. तो ये हम वर्ड को यूज करना है. उनका खाना पीना वो तो मम्मी ध्यान देती ही है. और कभी कभी क्या होता है, बच्चे से ज़्यादा मम्मी को एंग्जाइटी होती है, मम्मी को प्रेशर होता है, बिकॉज एवरी मदर स्टार्ट्स कंपेयरिंग हर चाइल्ड विथ सम अदर चाइल्ड. दैट शुड बी अवॉइडेड. एक्सेप्ट योर चाइल्ड कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरा बच्चा मैथ्स में कम है, एक्सेप्ट करो. वहाँ उसको क्या हेल्प चाहिए, मम्मी भी टीचर से जाके मिल सकती है कि मेरा बच्चा इधर ही है, अभी उसको मुझे आगे लेके जाना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो. हेंस टॉकिंग टू टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इट हैज़ टू बी अ जॉइंट वेंचर ऑफ मम्मी एंड चाइल्ड. सो हम वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट. हमने ये बात तो डेफिनेटली की है कि मम्मी को ये नहीं करना है, पापा को ये नहीं करना है, लेकिन टीचर को ये नहीं करना है. अब नेक्स्ट एडवाइस आई थिंक ये होना चाहिए कि बच्चे को क्या करना है. वी अंडरस्टैंड कि हमने पूरा बोल दिया कि भाई ये चीज़ें मत करो. एंड ऑफ कोर्स मम्मी पापा अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है यार, शायद वी आर ओवर प्रेशराइजिंग आवर किड, या हम ना चाहते हुए उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ाते जा रहे हैं. तो ऐसे में हमने पेरेंट को तो समझा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम अब बच्चे के लिए क्या एडवाइस रहेगा कि तेरी जो तकलीफ़ थी हमने दूर कर दी, तेरे लिए वो स्ट्रेस थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठना चाहिए. और एट द सेम टाइम जैसे बहुत सारे बच्चों को और मम्मी पापा का भी मैंने देखा है कि वो क्या कहते हैं कि नहीं वो यूट्यूब पे देख रहा है, वो पढ़ रहा है. तो इस टाइम पे वो सारी चीज़ें करना सही है, या इस टाइम पे बस अपने जो किया है उस चीज़ पे पूरा विश्वास रखो और बस मेहनत करो, और किस तरह से ये जो बाहर का स्ट्रेस है उसको थोड़ा लोअर डाउन करके अपनी पढ़ाई पे किस तरह से फोकस किया जाए. कोविड के बाद शायद ये बहुत बढ़ गया, व्हाटएवर यू आर सेइंग, कि यूट्यूब पे सबको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे पढ़ के मैं सब कुछ कर लूँ. अगर शायद ऐसा होता तो आज तक बहुत सारी स्कूल्स बंद हो जाती. तो वैसा तो नहीं हो सकता. और दूसरा डिसएडवांटेज या व्हाट यू कैन से द लैक्यून ये है कि आपको जो भी यूट्यूबर पढ़ा रहा है वो ये नहीं पूछ रहा है कि हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट, और इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, ओके, सो दैट आई कैन डाइल्यूट द सब्जेक्ट और डाइल्यूट दिस थिंग एंड मेक इट ईजी फॉर यू. तो वो वन वे कॉन्वर्सेशन है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो एंड आस्क द टीचर, बिकॉज टीचर नोज हाउ टू डाइल्यूट इट फॉर यू. और जो भी पढ़ा रहा है वो किस स्टैंडर्ड के लिए पढ़ा रहा है वो आपको नहीं पता है बहुत कई बार. तो डाइल्यूशन लेवल हर एक स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग होते हैं. जैसे कई पेरेंट्स उनको पता होता है कि ये मेरे बच्चे के लिए ये सूट होगा, और वो क्यों पता होता है, विथ एक्सपीरियंस दे नो इट कि ये ठीक रहेगा करके. तो दे कैन डाइल्यूट द सब्जेक्ट एंड टेक. तो मैं तो बिल्कुल ये सलाह नहीं दूंगा कि यूट्यूब से आप पढ़ लो करके. इट इज ऑलवेज टू हैव द प्रॉपर रैपो विथ योर टीचर्स. शायद टीचर आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, वो जवाब शायद तुरंत ना दे, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल वो आपको जवाब दे देंगी. आपको शायद फोन करके आपको बता सकती है. बिकॉज what I always feel is that there are only two institutes who are, what you can say, always require you to be the best, is the parents and your teachers. Correct? So always be in touch with them. They will be always guiding you in the right direction. So YouTube वाली चीज तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूंगा. It is better you stick to the books या go to the teachers and get it done. तो अभी बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए इस टाइम पे. और 15 दिन में जैसे स्ट्रेटजी की बात की गई कि ये सब चीज़ें करो और ये ना करो, जैसे सर ने बोला कि वो वन वे कॉन्वर्सेशन है, मैं उसे अपने बच्चों को प्रवचन बोलता हूँ कि ये प्रवचन सुनने हैं तो कितने भी सुनते रहो, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट 15 डेज. तो अगर मैं इसमें आपको कहूँ, जैसे सर ने बहुत अभी पॉडकास्ट में कहा था कि एग्ज़ाम राइटिंग या एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग चीज़ें सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट 3 hours ऑफ राइटिंग एंड एवरीथिंग. तो बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट मिनट पे ये बोलते हैं कि अरे सर वो मेरा इतने मार्क्स का छूट गया, इतने मार्क्स का पेपर नहीं हो पाया, अरे सर मैं पूरी प्रिपरेशन मुझे आता था रह गया. तो ऐसे में पेसअप करने के लिए
अपने एग्ज़ाम को कितनी जल्दी आप कर सकते हो, तो उसके लिए क्या सजेशंस रहेंगे आपको कि इन 15 दिन में क्या किया जाए एडिशनल? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई विल ऐड टू द प्रीवियस पॉइंट कि सरेंडर टू योर टीचर्स. यूट्यूब से शायद आपको अच्छा लगता है, इट इज़ गिविंग यू फील गुड फैक्टर, इट इज़ गिविंग यू मेंटल सेटिस्फैक्शन कि मुझे समझ में आ रहा है, फाइन. लेकिन समझने के बाद एटलीस्ट एक बार लिख के तो देखो वो उस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका मैं आंसर लिख सकता हूँ क्या, ये तो देख लीजिए आप. और दूसरी चीज़ कि रोज मुझे 1 या 2 पेपर लिखने ही पड़ेंगे, मेरा स्पीड भी बढ़ना है. और हर टीचर टाइम मैनेजमेंट देते हैं, जैसे हम भी बच्चों को टाइम मैनेजमेंट देते हैं, वो टाइम लगा के आपको लिख के देखना ही पड़ेगा, तो ही आपको समझेगा कि मेरा टाइम में हो रहा है नहीं. कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मैम जो आप शेयर करना चाहेंगे कि या तो टाइमर अपने घड़ी लगा लो या क्या करो, ऐसा क्या है, कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी विन अ वेरी शॉर्ट स्पैन कैसे उनको कर सकते हैं? See, if suppose a child is finding problem as far as the time management is concerned in a one particular subject, और उनको टीचर ने टाइम मैनेजमेंट तो दे दिया है, तो बच्चा क्या कर सकता है, 3 या 4 पेपर आप ले सकते हो. You can solve them horizontally. Now, what do you mean by horizontal? If suppose I know question 1 is to be solved in 10 minutes, मैं मेरा पहला पेपर निकालती हूँ, पहला क्वेश्चन देखती हूँ, घड़ी है मेरे साथ, शायद 10, 11, 12 मिनट में कंप्लीट होता है. सेकंड पेपर में फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 11 मिनट्स में कर रहा हूँ. थर्ड 11 ही हो रहा है. शायद फोर्थ और फिफ्थ पेपर पे आप 10 मिनट पे आ सकते हो. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सॉल्विंग एंड इट रियली वर्क्स वंडर. So this is the excellent strategy to understand whether I am going to write that particular question in stipulated time or not. वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेटजी दिया गया है. और इसमें मेरे को जस्ट आपने क्योंकि वो चीज़ याद दिलाया कि मैक्सिमम जो स्टार्टिंग का जो सेक्शन होता है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं. तो और मैंने काफ़ी पेरेंट्स से भी बात की है, बच्चों से बात की है, और हर बार वो ये बोलते हैं सर बाकी सब हो जाता है, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आई नो मैं कर लूँगा, बट मेरे मार्क्स कटते हैं एमसीक्यू बेस में. तो इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं, या कि कोई रफ पेज पे हम उसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, या फेयर पेज पे ही हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं एमसीक्यू में एरर्स को कम करने के लिए? Just add one more point to the previous question. कई बार ऐसे होता है कि बच्चों को आ भी रहा है, उनको टाइम मैनेजमेंट भी पता है, बट दे गेट स्टक अप विथ वन क्वेश्चन एंड मेनी टाइम्स थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे नहीं आ रहा है और शायद मैंने आज सुबह ही उसको सॉल्व किया है, मुझे उसका आंसर पता है कि इसका आंसर 12.34 है, लेकिन अब भी नहीं आ रहा है मुझे. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल. डोंट वेस्ट योर टाइम. ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माई स्टूडेंट्स के सचिन भी कभी कभी 0 पे आउट होता है, तो दैट इज नॉट योर डे टुडे, छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से आपके सारे आगे के क्वेश्चंस हैम्पर हो रहे हैं. ये एक चीज है. और कई बार देखा गया है स्पेशली मैथ्स में, बच्चा पूरा पेपर इसके लिए पढ़ता है ताकि उसको पता चले जो मैंने ऑप्शन में डाला वो तो नहीं आया है, तो उसको उसकी एंजाइटी बहुत होती है. एंड आफ्टर ऑलमोस्ट, अगर मान लो कि उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी क्वेश्चन ही जस्ट ट्राइज टू सॉल्व दैट और गोज देयर एंड चेक्स इट, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. एंड इन डूइंग सो ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, उसमें उसका पूरा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है. तो ये चीजें बहुत है जो आप अब भी कर रहे हो, वही पे कॉन्सेंट्रेट करके करो. उसको टाइम मैनेजमेंट सब कुछ पता है, लेकिन ये चीजें बहुत बार देखी गई है स्पेशली मैथ्स में कि बच्चा हैफेजेड मैनर में लिखता है. कई बार वो, मैं मानो कि मैं अगर एसएससी की बात करूँ तो क्वेश्चन 1 मैंने कर लिया, फिर मैं वो लास्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ जहाँ पे डिफिकल्ट होता है, फिर मैं बीच में, वो नहीं आ रहा है तो फिर मैं बीच में चालू करता हूँ. तो ये जो हो रहा है ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए, यू गो सिक्वेंशियल. तो उससे आपको पेपर नहीं हुआ वाली जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी बिल्कुल. एंड एज यू वाज डिस्कसिंग अबाउट द MCQs, the problems in MCQs.
As far as all the other subjects are concerned, I don't think it is difficult. In case of science, probably she will be able to do it. But हम लोग पढ़ते नहीं है ढंग से. कई बार ऐसे हो सकता है शायद कि which of the following is not a rational number. मैं वो rational पढ़ता ही, not वाला word पढ़ता ही नहीं. तो have patience. और कई बार आपका पहला ही वो क्वेश्चन होता है. और होता यह है कि मेरा दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है, मेरा हाथ नहीं चल रहा है. तो देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया से आपका हाथ नहीं चल रहा है. तो टेक योर ओन टाइम, और आपको वो पता होना चाहिए कि मुझे ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कितने मिनट में कंप्लीट करना है. तो डोंट ट्राई टू बीट द वॉच, क्योंकि मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं और फिर बाहर आके वो बोलते हैं ये तो पेपर मैंने इतने जल्दी खत्म कर लिया, लेकिन वो खत्म किया, लेकिन उसमें मार्क्स कितने मिले, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज यू हैव बीन गिवन दैट स्टिपुलेटेड टाइम, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे दिए हैं आपको. तो एमसीक्यू के लिए हर एक सब्जेक्ट का अलग होगा. आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे इतना टाइम लगेगा. सो पहले पहले आपको ज्यादा ही टाइम लगेगा, एंड एज यू राइटली सेड दे हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट नियर बाय द क्वेश्चन. एंड आई विल नेवर कॉल एनीथिंग एज अ रफ वर्क इन मैथ्स और फिजिक्स. मतलब ये मुझे कभी नहीं पता चला उसमें रफ क्या होता है, वो फेयर ही होता है. सो इफ यू वांट टू डू सम कैलकुलेशन 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 77, you do it neatly there itself, because nobody is going to cut your mark, because it is a part of your answer itself. तो आप वही कर लो, आराम से कर लो और फिर लिखो. So give enough of time for MCQs. In doing that, many times students change the sequence also. So I will never, what you can say, tell them that change the sequence. You go with the MCQ. MCQ के लिए टाइम लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली मैथ्स में. बाकी सारे सब्जेक्ट्स में शायद एक 1 वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है. वो जो नॉट वाला वर्ड आता है, वहां पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठे. और वो प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि एग्जाम का इतना बड़ा प्रेशर है, उन्होंने पहला ही क्वेश्चन देखा, उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कॉन्फिडेंस आ गया या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अरे ये तो आता है, मैं करके ही छोड़ूंगा. एंड देन इवेंचुअली उन्होंने बाहर आके पता लगता है अरे ये वर्ड, छोटा सा वर्ड मिस कर दिया, उसकी वजह से वो 1 मार्क चला गया. तो इसमें अगर मैम मैं आपसे पूछूं कि जैसे सर ने कहा कि गो सीक्वेंशियली, तो मैं तीनों की बात करूंगा, चाहे वो स्टेट है, चाहे सीबी के स्टूडेंट्स है, चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट्स है. क्या इन अ पर्टिकुलर सेक्शन हमें अलाउड है क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करना, या आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि हर एग्ज़ाम में या कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या सेक्शन डी पहले कर लेना चाहिए, फिर सेक्शन सी बी ए पे आएँ, या पेपर को उस तरह से फॉलो करें? तो इसमें आपके क्या टिप्स रहेंगे? अलाउड तो सब कुछ होता है कि वेर एवर दे राइट टीचर हैज़ टू करेक्ट, बट इफ़ दे राइट इन अ सीक्वेंस दैट इज़ ऑलवेज बेटर. ऐसे भी हो सकता है मैंने डी सेक्शन पहले किया है और घाई घाई में मेरा वो ए रह गया, बिकॉज नॉर्मली डी सेक्शन इज बिट डिफिकल्ट, राइट. सो वहाँ मेरा ज़्यादा टाइम गया. रादर मैं बोलूँ जो ईजी है वो ख़त्म करो, देन स्लोली यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि मेरे तो 20 मार्क्स आए. ये कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ना बहुत ज़रूरी है. यू आर सॉल्विंग डी सेक्शन एंड यू हैव वेस्टेड हाफ एन आवर एंड स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट. वो कभी कभी ईगो पे भी आता है. ईगो पे आता है ये एक बात है, दूसरी बात है हमारे दिमाग में वो ही कीड़ा रहता है, मेरा ये बराबर से नहीं हुआ, बराबर से नहीं. रादर आई ऑलवेज सजेस्ट जो आ रहा है वो पहले कर दो. सो सीक्वेंस में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ आईसीएसई और सीबीएसई के लिए मैं कहूँगी, जैसे एमसीक्यूज होते हैं या इवन 1 वर्ड 1 लाइनर्स, लगता तो है ये एमसीक्यू है, 1 वर्ड ये इजी है, तो वो इजी होते नहीं है. बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ता है, एप्लीकेशन नहीं कर पाता. तो आईसीएसई और सीबीएसई के लिए मैं कहूँ तो एक्सपोज योर सेल्फ टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जितने मिलते हैं. जैसे सैम्पल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे स्कूलों के फ्रेंड्स होते हैं, उनके पेपर भी सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करो, and you will get the queries. Try to solve it. So solving is the key to get good marks in MCQ. Of course, as sir said that patiently पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन patiently पढ़ने की भी आदत लगानी होती है. और वो आदत कब लगेगी? जब मैं बहुत सारे MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर्स सॉल्व कर रहा हूँ. So solving is the key. And then only they will be able to write in proper sequence कि नहीं मुझे MCQ पहले सॉल्व करने ही है. And even the examiner feels better to correct the
answer paper. They also have to correct so many papers. They are also human beings. So देखा जाए तो सीक्वेंस में लिखना. तो मैम इसमें लिमिट कितनी देर तक करना है अपने आप को, ये भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि ज्ञान है स्पेशली ये काफ़ी जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनमें शायद मैंने ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा है कि बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ लिखना है, लेकिन शॉर्ट आंसर में शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2 मार्क का शायद अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर मे बी हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखना आई थिंक मोर देन इनफ हो, लेकिन दे वांट कि ओके पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख दें क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बहुत कुछ आता है तो आई विल कीप ऑन राइटिंग, एंड वहाँ पे वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं. मार्क्स उन्हें 2 ही मिलने हैं लेकिन लिख दिए 2 पेज, तो वो लिमिट करना भी ज़रूरी है. तो एक ऐसा कुछ आइडिया मिल सकता है जनरल सभी बोर्ड्स के लिए, लेट से कि 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना लिखना है, 2 में इतना ही लिखो, 3 में 4 में 5 में, या शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर MCQ कितना लिखना इम्पोर्टेंट, कहाँ पे रुकना इम्पोर्टेंट है. देखो हर क्वेश्चन के पहले लिखा होता है राइट इन 30 to 40 वर्ड्स, 60 to 80 वर्ड्स. हमें ये देखना है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 2 पॉइंट्स लिखने. पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द की वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. और हर टीचर जब सिखाता है तो बताता है कि ये कीवर्ड्स आने चाहिए. कीवर्ड्स हमारे टेक्स्ट बुक में ही हैं, तो मैंने टेक्स्ट बुक तो बराबर से ही पढ़ना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखना है, और उन्होंने अब तक वो किया है. तो कीवर्ड्स को इम्पोर्टेंस दो, लेंथ को इम्पोर्टेंस मत दो. साइंस के पेपर में, जैसे बायो के पेपर में, इवन ज्योग्राफी के पेपर में ऐसे कहा जाता है ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी. तो वहाँ हमें थोड़ा स्मार्ट होना है कि इफ़ देयर इज अ डायग्राम एंड इफ़ योर स्पीड इज़ गुड इनफ, जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चा बहुत होशियार है, उसे सब कुछ पढ़ा है, उसका स्पीड भी अच्छा है, तो ओके यू कैन ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम, बट देयर ड्राइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, देयर लेबलिंग ऑफ दैट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. Or you can draw a part of the map along with your answer in geography, just to give the extra, what you can say, edge to your answer. So that is also possible, but ultimately it depends upon my speed. I must know my limitations. But of course हमें 1 पेज लिखना है या 2 पेज लिखना है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में दी होती है कि हमें इतने वर्ड्स में लिखना है. तो हर टीचर बताती है तो वो सिर्फ फॉलो करें तो उनको मार्क्स तो आने ही है. समरी राइटिंग है, मैं समरी लिख रहा हूँ या ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, तो मुझे वो पता होना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए टीचर को सरेंडर करो, टीचर से गाइडेंस ले लो, बात करते रहो. ये लास्ट 15 दिन में घर में मत बैठो. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इसी में ही अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स का ज़्यादातर पूछूंगी, मैथमेटिक्स में क्योंकि बच्चे कई बार स्टेप्स बीच में से छोड़ देते हैं कि वो मैं दिमाग में कर चुका हूँ, मुझे आता है, या जैसे कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें टू प्रूव गिवन, ये सब इतने इम्पोर्टेंट है, तो क्या वो स्टेप वाइज मार्किंग में काउंट होता है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि कई बार बच्चे हमको बोलते हैं अरे ये तो टीचर को पता ही होगा ना, तो टीचर को तो सारा पेपर पता है. तो आप टीचर के लिए नहीं लिख रहे हो, आप में से मैंने उस पेपर में के क्वेश्चन में से आपको क्या समझा है वो सिस्टमेटिकली लिखना ही ज़रूरी है. अगर मैं ही भी सिखा दूँ कि इसमें ये ऐड कर दो वो हो गया, तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू राइट इट एज इफ यू आर टीचिंग समवन एक्चुअली स्पीकिंग. तो सारे स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है. कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बीच के स्टेप्स नहीं लिखोगे तो यू आर बाउंड टू मेक द मिस्टेक. सो इट इज़ बेटर. और सबसे अहम बात है कि आपको उतने स्टेप्स आप लिख पाओ, उतना टाइम दिया गया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज अज्यूम दैट यू हैव स्टडीड एंड टाइम इज गिवन जस्ट टू जॉट इट डाउन, नॉट टू थिंक मेनी टाइम्स. 1-2 क्वेश्चन के लिए शायद थोड़े डिफिकल्ट होंगे, वहां पे देंगे, लेकिन अदरवाइज आपके पास टाइम है तो यू आर नॉट सपोज टू स्कीप एनी स्टेप. अगर क्वेश्चन के लिए डायग्राम है, मान लो कि पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम नहीं दिया है, बट एज फार एज द आंसर इज कंसर्न डायग्राम इज एक्सपेक्टेड, वहाँ पे शायद वो क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो डायग्राम निकलना बहुत ज़रूरी है. विदाउट डायग्राम यू जस्ट कैन नॉट से इन ट्रायंगल ABC, आपका ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है,
तो you have to draw the diagram, that too neatly. So I have seen students drawing freehand circle, freehand triangles. Okay, तो make use of your all the proper instruments. पेंसिल आपकी ढंग से होनी चाहिए, इरेजर आपके पास होना चाहिए, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तब आपका वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली प्रेजेंट होगा। और टीचर शायद कहीं पे छोटी सी गलती है तो वो और लिख करके आपको यस मार्क्स दे सकते। तो सर इसी में मैं पूछना चाहूँगा कि रफ डायग्राम्स आर अलाउड या आपको वो प्रॉपर डायग्राम बनाने होते ही हैं? आपके पास बहुत वक्त है सर, और ऐसे कितने डायग्राम्स होंगे वो भी सोचो। ये जो हम लोग बार बार बोलते हैं इसके लिए टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, आपके पास स्टेंसिल सब कुछ है, अपने पेंसिल है, पेन है, सब कुछ है, स्केल है, आप बहुत सारे डायग्राम्स फटाफट बना सकते हो। भले शायद आप बोल सकते हो आप थोड़ा सा बड़ा सा एक कॉइन लेके जाओ, आप सर्कल बना सकते हो, दैट इज अलाउड, सो आप वो कर सकते हो, लेकिन ढंग का डायग्राम जरूरी है। आपका सर्कल अगर इलिप्स के जैसा दिखने लगा तो दैट इज नॉट करेक्ट। आपका ट्रायंगल के भले शायद आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री ना हो, नोबडी इज गोइंग टू चेक इट, लेकिन वो ट्रायंगल दिखना चाहिए। सो ड्राइंग डायग्राम्स इज वेरी वेरी एसेंशियल। एंड सेम गोज टू साइंस आल्सो। सो फाइनली सर, हमने पूरी कॉन्वर्सेशन की है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है 15 दिन को, किस तरह से बच्चे ट्रेन करें अपने आप को, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो फाइनली ट्रेन कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को हैंडल करना, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विल बी दैट ओनली। क्योंकि पढ़ाई जितनी करनी थी कर ली, जो आपको सिर्फ जॉट डाउन करनी है अपने पेपर के ऊपर, लेकिन उसी समय पे जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, उसे कैसे काम अपने करें, नर्व्स को कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अब माहौल चेंज हो जाता है, गर्मी बढ़ने चालू हो गई है। ओके, तो पहले तो खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वन थिंग। आई विल जस्ट गो टू द डे व्हाट यू कॉल एज के जाते समय आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटर आपके घर से कितना दूर है, वहाँ जाने के लिए आपको कितना वक्त लग सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू विल बी गोइंग बाय स्कूटर और कार, एवरीथिंग। और मैं तो कहूँगा कि जस्ट ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स बिकॉज उसी समय बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो यू मे गो लेट इवन। ओके, सो जस्ट मेक इट श्योर दैट you reach the center not more than 10 minutes prior to the actually reporting time. Yes, the reason is that if you see the entire situation at the center, तो बहुत सारे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, और वहां पे बहुत सारा डिस्कशन होता है कि ये पढ़ लिया क्या, ये तो इंपॉर्टेंट है, आज ही सुबह मुझे पता है, ये तो शुगर शॉट आने वाला है, ये शुगर वाला जो है वो बहुत होता है सेंटर पे। एंड देन इफ यू सडनली रियलाइज अरे ये तो मैंने नहीं किया है और अगर मुझे माँ ने पूछ लिया कि ये किया है क्या, तो फिर वहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आना चालू हो जाता है, नया प्रेशर बन गया, नया प्रेशर होता है, एंड यू मे स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड। तो आई विल ऑलवेज से कि ये पहले आप जाना बंद कर दो, जल्दी जाना सेंटर पे, 10 या 15 मिनट मैक्सिमम आप जल्दी जाओ, उससे पहले बिल्कुल मत जाओ। और जाओ तो गाड़ी में बैठे रहो। जाओ तो एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग, या तो गाड़ी में बहुत दूर बैठो एंड मे बी इफ पॉसिबल मेडिटेट योरसेल्फ। हाँ, उस टाइम बुक्स बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि देन यू गेट व्हाट यू कैन से रियली कंफ्यूज्ड। आपने जो किया है पूरे साल भर वो भी शायद आप भूल जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट। द मोमेंट यू एंटर द एग्जाम हॉल, ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपकी ये सीट है, यहाँ पे आपको बैठना है, ये क्लासरूम है, आपको टीचर ने पेपर दे दिया, ये सब कुछ दे दिया। तो द थिंग इज दैट जस्ट मेक इट श्योर कि आपकी आंसर शीट सही है या गलत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक हाथ पन्ना फटा हुआ हो या कुछ तो प्रॉब्लम हो, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। पूरा जो पेपर है उसका फर्स्ट पेज आपको कहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको पता है या पता होना चाहिए। आपको जब पेपर लिखना आप चालू करोगे तो डोंट टेक अननेसेसरी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक सप्लीमेंट के ऊपर आपको हर एक डिटेल्स फिर से फिल करना होता है, सो दैट इज एडिंग टू योर टाइम पार्ट ऑल्सो। सो आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेना है।
और जैसे कि आपको पता है कि हर एक न्यू क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन अ न्यू पेज, तो ये सेक्शन शुड बी रिटन ऑन अ न्यू पेज, तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रख के करोगे तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बियॉन्ड दैट हर एक पेपर में मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो एग्जाम के टाइम पे हमको समझता है, बच्चा जो होता है वो पहला पेपर पूरा पढ़ लेता है, फिर सारी जगह पे सही है, ये तो गया, ये सारे जो होता है इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। तो डोंट डू दैट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पेपर मैंने मानो पढ़ लिया है, फिर मुझे पता चलता है कि ये ठीक से नहीं जाने वाला है, तो आप पहले खुद को डिमोटिवेट मत करो। डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। जो होना है वो तो होने वाला है, बिकॉज ये पेपर अब चेंज तो नहीं होने वाला है, राइट? तो डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ एंड मेक इट श्योर दैट यू टेक द कंज्यूम द कंप्लीट टाइम। आपको अगर 2.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, डोंट बीट द वॉच। और पूरा पेपर लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल make it sure that whether you have written every new question on a new page or not, whether you have written the question number or not, whether you have written the correct question number or not. अगर रोमन नंबर 1 है और आपने इंग्लिश नंबर 1 लिख दिया तो देर आर चांसेस दैट यू विल लूज द मार्क्स। सो मेक इट श्योर 2A है या 2-1 है या 2I रोमन 1 है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज ऐड कर दूंगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि मान लो कि क्वेश्चन 2 में आउट ऑफ 5 3 लिखना है और बच्चे को 5 आ रहे हैं, तो बच्चा 5 लिखता है, और कई बार इसमें टाइम मैनेजमेंट में तकलीफ हो सकती है। तो यू राइट एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली, दैट इज व्हाट आई विल ऐड। और ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लो कि पेपर में आपको जितने लिखने थे उतने तो कम से मिनिमम पेपर आपने लिखा है। दैट विल डेफिनेटली मिनिमाइज योर प्रेशर। और दूसरी चीज, पेपर होने के बाद उसका डिस्कशन बिल्कुल मत करो। इफ एट ऑल यू वांट टू डिस्कस इट, डू इट ऑन द लास्ट डे, विच आई एम वेरी मच श्योर नोबडी इज गोइंग टू डू। ओके, सो पेपर बिल्कुल डिस्कस मत करो। एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, डोंट आस्क योर चाइल्ड कि आज के पेपर का पूरा मुझे लिख के बताओ या आज के पेपर में तुझे कितने मिलेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन योर रिजल्ट। Rather it will probably demotivate for the next exams. Exactly, अगर आपको पता है कि ये मेरा 1 मार्क का गलत गया है तो शायद अगले पेपर पे उसका असर हो सकता है। So ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलूंगा एग्जाम होने के बाद भी कुछ मत, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट। एंजॉय योर हॉलीडेज। तो एग्जाम से ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना सर, एग्जाम के बाद तो कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, एग्जाम से पहले भी क्या वो 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है वो यूटिलाइज करना चाहिए, या आराम से सांस लो अच्छे से? नहीं, उसमें दो चीजें देखो। एग्जैक्टली, उसमें 2 चीजें हो सकती है। जैसे मैंने बोला, कई बार होता है कि बच्चा क्या देखता है, जो मैंने नहीं किया वो आया है क्या, क्योंकि उसको एंजाइटी है, उसको डर है। जो आया ठीक है, तो एट द मोस्ट यू कैन सी द इनिशियल पेपर। जैसे मान लो कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हो सकता है कि डिफिकल्ट पार्ट है। मान लो कि एसएससी की अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्वेश्चन में उनको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो यू डोंट सी दैट। लेकिन अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने ढंग से पढ़ा है, तो यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी कि ये क्वेश्चन में अगर 5 में से 3 लिखना है तो आई विल बी राइटिंग ओनली दीज 3। सो आई एम वेरी मच श्योर। सो आई एम नॉट कीप ऑन ट्राइंग इट कि पहले कर लिया, अरे उसमें कुछ नहीं आ रहा है, फिर चलो दूसरा सॉल्व करके देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी एंजाइटी बढ़ के देयर आर चांसेस दैट यू विल लूज द कॉन्फिडेंस एज वेल एज द टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़े या ना पढ़े इसके ऊपर बहुत डिबेट है। यस, डिबेट है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, दैट इज व्हाट आई विल से। मैं तो कहूंगा ना पढ़ेंगे तो बेटर है, बिकॉज anyway your paper is not going to get changed. क्योंकि मुझे ये एंजाइटी होती थी। मैं जब वो एग्ज़ाम पेपर देखने लग जाता तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता। रीज़न मुझे ये नहीं कि मुझे नॉलेज पे भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है उस टाइम पे, इतना प्रेशर होता है, आपका गला सूख रहा है, पसीने निकल रहे हैं एकदम से, आप थोड़े, कई बार वो भी सुनने में आता था कि ब्लैकआउट हो गए, 15 मिनट मुझे लगे वापस आने में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई थिंक द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द लास्ट से 15 डेज से वो जो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, हाइड्रेट करोगे, सारी चीज़ें, वो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 15 डेज स्पेसिफिकली। तो उसमें किस तरह से मैम
पेरेंटल हेल्प मिल सकता है हमें कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपकी पूरी कंप्लीट रहें और वो जो ब्लैकआउट के चांसेस हैं वो रिड्यूस होके ज़ीरो ही हो जाए. यस. अब लास्ट 15 डेज में बाहर का तो खाना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड. दूसरी चीज़, हाइड्रेटेड रखना है. लेकिन बहुत टाइम ऐसे देखा जाता है, जो ब्लैकआउट बोल रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम. तो आंवला जूस, कोकम शरबत, ये जो चीज़ें हैं बच्चों को अच्छी भी लगती है. एंड इट कंटेन सॉल्ट, शुगर, जिसको हम ORS बोलते हैं, बिल्कुल. ORS कहते हैं. लेकिन इन द फॉर्म ऑफ दीज शरबत्स दे कैन कीप ऑन ड्रिंकिंग टू कीप देम हाइड्रेटेड. एंड मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होगा, बच्चा जब एग्ज़ाम के लिए जाने वाला है, वो हेवी नहीं होना चाहिए. बच्चे को अंडा बिंडा हेवी ऑमलेट खिला के एग्ज़ाम हॉल को मत भेजो. लाइट ब्रेकफास्ट बट विच विल गिव शुगर एज वेल एज ऑल सॉल्ट्स, सो दैट उसका ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा. रात को बहुत देर तक बच्चा जाग रहा है और रात को कॉफ़ी 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 पी रहा है, उसकी वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ती है. तो नेक्स्ट डे उसका वॉमिटिंग, सिर दर्द, ये सब चालू होता है. तो हल्का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, हल्का खाओ. फ्रूट्स बहुत खाना है. दे शुड ऐड नट्स टू देयर डेली डाइट, क्योंकि नट्स से जिंक मिलता है और जिंक से हमें अच्छा मूड बनता है, हैप्पी फील होता है. एंड बेसिक थिंग इज़ प्रॉपर बैलेंस ऑफ शुगर एंड इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज़ वेरी मच इसेंशियल. सो वो रखेंगे तो हर मम्मी तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती है. बिल्कुल. लेकिन बच्चा बोलता है कि अभी कुछ बाहर से मंगवाओ, तो उसको पूरा ना कहना है. पेट में दर्द हुआ या लूज मोशन चालू हो गई तो सेंटर पे है, यू कैन नॉट मैनेज ऑल दिस थिंग्स. सो दैट इज़ द रोल ऑफ डाइट. दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि यू ट्रेन योर बॉडी फॉर द एग्ज़ाम, बिकॉज वो दिमाग का ही सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, इट्स द ट्रेनिंग ऑफ योर ओवरऑल बॉडी, कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन पर्टिकुलर डे. और उसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा ये. बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझने मिली, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिली, ट्रेन किस तरह से करना है, पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं. और मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब जो आखिरी के 15 दिन बचे हैं उसमें जुट जाओ, इन्हीं सब चीज़ों को समझ कर ट्रेन करो अपनी बॉडी को उस D-Day के लिए. और मी अलोंगसाइड द मिस्टर वाकनकर एंड मिसेस वाकनकर, मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स. प्रिपेयर्ड रहो, अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा रखो, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो. अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास में होंगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें उस एग्ज़ाम हॉल में फ़ेल कर सकती है या तुम्हें कम मार्क्स दे सकती है. हर कोई मार्क्स देने के लिए बैठा है, ये बात याद रखना कि एग्ज़ाम हॉल के तुम्हारे उस एग्ज़ाम पेपर पे जब चेकिंग होनी स्टार्ट होगी तो हर कोई टीचर तुम्हें मार्क्स देने के लिए बैठा है. तो उनसे छीनना सीखो. ये 15 दिन वो ट्रेन करो अपने माइंड को कि मुझे ये मार्क्स चाहिए, कैसे लूँगा, उसके इनसाइट्स बहुत अच्छे हमें मिल गए हैं, तो उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर सच इंसाइटफुल सेशन. एंड इफ़ यू वांट टू विश आवर किड्स, प्लीज़ गो अहेड. All the very best students. You can certainly do well. All the best to all of you. Once again, I'll repeat the same thing. This is not the end of the world. तो ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़े से मार्क्स कम मिल गए तो it is going to hamper your life. Okay? So please remember, believe in yourself and go with the confidence. So all the very best. Thank you. Thank you.